हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेसेस की और हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या काम है। तो इसके लिए जैसे कि हमारे पास ये एक्सेल का ये कुछ सीट है हमारे पास। अब इसको कहेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है, कुछ सीरियल नंबर है, यहाँ पे कुछ नाम है, एड्रेस है, पिन है, मोबाइल नंबर है उनके, और ये कुछ डिपार्टमेंट का नाम लिखा है और ये कुछ स्टेटस वगैरह लिखा है। तो ये एक ना, कहने का मतलब ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो सकता है ये, मतलब किसी कंपनी के लिए तो हो ही सकता है, कंपनी ने अपना कुछ बनाया होगा। तो डेटाबेस हम किसको कहते हैं? जो ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज कलेक्शन, मतलब ऐसा मतलब कुछ समूह हो डेटा का जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ना इसको बनाया गया है। सीरियल नंबर डाल दिया गया है, यहाँ पे नाम और काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज तरीके से ना जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। और इसके अंदर हम जो यूज़र है, यूज़र इसमें और अपने जो डेटा है वो डाल सकता है, उसको कभी भी रिट्रीव कर सकता है, मतलब कभी भी देख सकता है, अपडेट भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, और मतलब एक सिंपल तरीके से वो इसको मैनेज कर पाता है। तो ये हम एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं डेटाबेस का। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कलेक्शन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइज तरीके से है। और अगर इसमें वो चाहे, कोई भी यूज़र, जैसे मैं अगर चाहूँ इस पे कि मैं डेटा को कभी भी देख सकूँ तो मुझे दिखेगा। मैं अगर चाहूँ कि डेटा में इसमें कुछ अपडेट करूँ, नया डालूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मैं अच्छे तरीके से इसको कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि हम डेटाबेस की बात कर रहे थे, डेटाबेस जो है, अगर आपने मेरे जो एक्सेल का जो क्लास कर पढ़ा होगा उसको अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो डेटा है, ठीक है, इस पे हम कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसके बीच में हम कैसे इसमें काम करते हैं, जैसे कि वी लुकअप है, एच लुकअप है, तो वो सब हमने काफ़ी कुछ देखा हुआ था। तो डेटाबेस मेनली जो होता है ना, एक बड़े लार्ज वॉल्यूम को कहते हैं, जहाँ पे मतलब जैसे आपका कोई वेबसाइट है, आपका सेल्स का डेटा है, ठीक है, या आप कह लें कि आपका वेबसाइट है, आपका स्टोर है, कोई वेबसाइट है आपका स्टोर, तो उस पे लोग उसको ख़रीदते हैं। फिर उसके अंदर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू वो आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। वो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर्स वगैरह देते हैं, अपना साइन अप करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या सामान ख़रीदा उन लोगों ने, ऑर्डर्स करते हैं। ठीक है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इसके पीछे जो होता है ना, वो डेटाबेस होता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ एक्सेल को ही यूज़ नहीं कर सकते थे डेटाबेस के लिए? तो ये थोड़ा सा पॉसिबल मतलब होना मुश्किल है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये जो हमारा एक्सेल का जो डेटाबेस होता है, या आपको कह लो कि जो इसका जो लास्ट जो हमारा लिमिट होता है, वो ये देखिए 10,48,000 तक होता है। तो अगर इससे ज़्यादा डेटा हो तो फिर एक्सेल हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम एक्सेल को नहीं कह सकते कि डेटाबेस अच्छे से हैंडल कर पाएगा। अगर हम एक वेबसाइट के लिए अगर एक्सेल का डेटाबेस बनाएं और इससे डेटा वो ले, ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड्स कर पाएगा हैंडल, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो एक्सेल एक मतलब जैसे कहें कि लाइक फुल फ्लेज जो डेटाबेस है ना, या डेटाबेस का सॉफ्टवेयर नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ कुछ जोड़ घटाव वगैरह करने में, कुछ रिपोर्ट्स बनाने में, अकाउंटिंग वगैरह में काफ़ी सहायता करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये क्या है? इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट यूज़फुल इफ़ नॉट ऑर्गेनाइज। मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा, अगर वो ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा ना, तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन कहलाएगा नहीं वो। और डेटाबेस में क्या होता है, डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि जो लोग होते हैं उसको समझ पाते हैं, उसको मतलब यूज़फुल, उनके लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो कि हम डीबीएमएस कहते हैं, ये जो टर्म है, इसको जैसे कुछ इनपुट देने में, सॉर्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, और डेटा को बार बार वहाँ पे स्टोर करने में, ये उसके काम आता है।
अगला हम देख लेते हैं कि DBMS के कंपोनेंट क्या होते हैं। ये DBMS के कंपोनेंट है, हार्डवेयर चाहिए उसके लिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी तो उस पर रन करेगा। सॉफ्टवेयर में आपके कई सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, MS SQL हो सकता है, आपका MySQL हो सकता है, Oracle हो सकता है, PostgreSQL हो सकता है, CouchDB हो सकता है, NoSQL हो सकता है। तो कई सारे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और इन सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो ऑर्गेनाइज वे में, जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो। इसको कौन करेगा, इसको ऑर्गेनाइज यूज़र करेगा। और यूज़र कैसे करेगा, कोई प्रोसीजर होगा, जो प्रोसीजर्स होंगे उसके थ्रू ये डेटा को करेंगे। हार्डवेयर तो चाहिए होगा, देखिए मैं बता दिया मैंने, सॉफ्टवेयर, डेटा, ठीक है, यूज़र्स और आपका प्रोसीजर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे होता है, इंटरनल लेवल पे, कंसेप्चुअल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे। तो हार्डवेयर ये है हमारा, इंटरनल लेवल ये है, कंसेप्चुअल ये है और एक्सटर्नल लेवल ये है। यूज़र के व्यू हैं, यूज़र को जो देखता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे कई सारे यूज़र देख रहे हैं तो उनको ये तीनों दिखेंगे, ठीक है। इसको और अच्छे गहराई में पढ़ेंगे हम। डेटाबेस मॉडल्स होते हैं कई सारे, हियरार्किकल मॉडल होते हैं जो मतलब फैमिली ट्री की तरह चलते हैं, एक नेटवर्क मॉडल होता है, एक रिलेशनल होता है। तो आजकल के जितने भी डेटाबेस हैं ना वो रिलेशनल ही होते हैं। ये देखिए, ये हियरार्किकल मॉडल है, जैसे एक डिपार्टमेंट हो गया, नेम, नो नेम ऐसे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कोर्सेज लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है और ये प्रोफेसर लिखा हुआ है। तो एक फैमिली ट्री की तरह चल रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइज होता है ना, ये अपसाइड डाउन होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है ये। और हर एंटिटी का कुछ ना कुछ पेरेंट होता है, उसके कई सारे चिल्ड्रन होते हैं, जैसे ये पेरेंट हो गया, इसके चिल्ड्रंस वगैरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेटवर्क मॉडल। अब जैसे नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, ये डिपार्टमेंट है, ये स्टूडेंट है, ये प्रोफेसर्स हैं, कोर्सेज हैं, देखिए एक दूसरे से सब जुड़े पड़े हैं, तो ये नेटवर्क मॉडल हो गया। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो इसको हम नेटवर्क मॉडल कहते हैं। अगला है रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर्स है, स्टूडेंट है और ये कोर्सेज है, इसके अंदर कुछ टेबल्स वगैरह हैं और ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट नंबर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इससे कुछ रिलेट करता है। और ये जैसे कोर्सेज लिखा हुआ है, कोर्स क्या है, इससे रिलेट करता है, ठीक है। तो इसको रिलेशनल कहते हैं, मतलब जो टेबल्स होते हैं ना एक दूसरे में कुछ ना कुछ रिलेशन रखते हैं। जैसे मान लो ये डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर का यहाँ पे प्रोफेसर लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोफेसर का ID, नेम और डिपार्टमेंट नंबर होगा, तो इसका जो नंबर है ना, ये यहाँ पे इसको मैप कर देंगे, तो ये इससे रिलेशन बना देंगे इसको। इसी तरह से यहाँ पे कोर्सेज लिखा हुआ है, जो प्रोफेसर है वो भी कोई ना कोई तो कोर्स पढ़ाते होंगे ना, तो इस कोर्स को इससे मैप कर दिया गया, कि कोर्स का जो ID है उससे मैप करा दिया गया है इसको। तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ऐसे टेबल्स के बीच में, इसको कहेंगे हम रिलेशनल मॉडल, और यही ज़्यादा चलता है। रिलेशन के जो नेम, एट्रीब्यूट और ट्यूपल्स होते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो ऊपर के जो हेडर्स होते हैं ना हमारे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये जो है हमारे हेडर्स, ये एट्रीब्यूट्स आप उसको कह लो, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिलेशन, हमने बता दिया जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं उसके बारे में। ऑपरेशन ऑन रिलेशंस देख सकते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन, कि कभी भी इसमें इंसर्ट कर सकें किसी चीज़ को, ठीक है, डेटा उसमें इंसर्ट किया जा सके, डिलीट किया जा सके, अपडेट किया जा सके, मतलब नया और भी डाल सके, या जो एग्जिस्टिंग है उसको मॉडिफाई किया जा सके, सेलेक्ट करके उसको व्यू कर लें, बार बार उसको जब भी देखने का मन हो तब एक मतलब वो हमें दिख भी जाए। प्रोजेक्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो हम कर सकें, ज्वाइन करा सकें। अब ज्वाइन क्या होता है ये हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई कोर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे टॉट बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों टेबल को ज्वाइन करके एक नया टेबल बना दिया या उसका आउटपुट निकाल दिया। तो ये दोनों के जो आपके कहने का मतलब है कि जैसे हम अगर एक्सेल में H लुकअप करते हैं या V लुकअप करते हैं, ये फिलहाल V लुकअप बनेगा, तो CIS 15, CIS 17, तो ये जो आपका जो टेबल है, ये वाला टेबल इससे मेल खाता है। तो हम अगर एक्सेल अच्छे से जानते हैं तो हमें पता है कि V लुकअप करेंगे, इसको मिलाएंगे ना, तो इसके आगे के जो वैल्यूज़ है वो हम डाल सकते हैं। तो ये V लुकअप का एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही ना, अगर आप डेटाबेस में जाते हो, जैसे MySQL में या आपका कोई भी फेवरेट जो RDMS सर्वर्स हैं, अगर उसमें आप जाते हो तो उसमें भी आपको V लुकअप मिलेगा। तो V लुकअप को वहाँ V लुकअप नहीं कहते, वहाँ पे कहते हैं जॉइन, ठीक है। और कई तरह के जॉइन होते हैं। V लुकअप तो थोड़ा सा लिमिट है, V लुकअप तो वो लिमिट है, मतलब इसका बहुत छोटा सा एक हिस्सा मान लो, इसके अंदर कई तरह के जॉइंस होते हैं,
और ये काफ़ी सिंपल होता है करने में ये, बस आपको कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह रन करनी होती है, इसको हम एसक्यूएल के स्क्रिप्ट्स कहते हैं, उसके थ्रू आप ऐसे वी लुकअप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जॉइंस कहते हैं वहाँ पे। यूनियन ऑपरेशन, ये देखिए यूनियन, ये करता है नया रिलेशन बनाता है, ईच ट्यूपल इज ईदर इन द फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। जैसे कि लास्ट नेम है तो ये यूनियन बना रहा है इसको, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है इसके अंदर, डिफरेंस ऑपरेशन होता है कि कौन कौन से डिफरेंट है वो बताओ। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की तरफ। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है होता क्या है? एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? लैंग्वेज टाइप का आप मान के चलो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल लो, या एसक्यूएल से बात करने का तरीका बोल लो। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपके जो डेटाबेस है उससे बात करने का तरीका। आप ये सही रहेगा। जो आपका जो रिलेशनल डेटाबेसेस है ना, जितने भी RDBMS है, वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इसको हम एसक्यूएल कहते हैं। तो ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ना, ये ऑलमोस्ट जितने भी डेटाबेस हैं सब में आपको ये देखने को मिलेगा। मोस्टली अगर आपको एसक्यूएल आता है तो मतलब आपको डेटाबेस अच्छे से आता है, ठीक है। तो एसक्यूएल का यही है। ये क्या चीज़ है? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। ये क्या करते हैं, जो यूज़र कुछ डिक्लेयर करते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए होता है, और उसको लिखते हैं, और वो आपको उसका आउटपुट मिलता है। और सबसे पहले जो एसक्यूएल जो इम्प्लीमेंट किया गया था, ओरेकल के थ्रू किया गया था। ये जैसे इंसर्ट का बताया गया कि कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा टेबल है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम एक बार कोई डेटाबेस का सर्वर बना के देखते हैं, और उसको और एक्सेल को पहले एक बार कंपेयर करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे एक दूसरे से सिमिलर भी हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर MySQL ही लूँ तो क्या होगा, एप्ट एक बार देख लेता हूँ मेरे पास MySQL है कि नहीं। एप्ट सर्च MySQL सर्वर, अगर होगा रेपो में तो बता देगा। तो डिफ़ॉल्ट MySQL सर्वर यहाँ पे तो है, ठीक है। MySQL डेटाबेस बाइनरीज ऐसे करके कुछ बता रहा है ये। MySQL सर्वर 8.0 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, एप्ट इंस्टॉल, और ये, और डेटाबेस हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है। डेटाबेस के अलग अलग फीचर्स भी होते हैं, कई सारे काम होते हैं उसके। फ़िलहाल जो हमारा जो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो ये देखना है कि टेबल्स वगैरह कैसे इससे मैप है, कैसे चलता है ये, और मतलब कितना सिमिलर है ये एक्सेल से, और एक्सेल क्यों डेटाबेस से थोड़ा कम है, और इसका अलग काम है, इसका अलग काम है, ये हमें समझना है। तो ये 83% पे आ गया। ये काफ़ी सारी चीज़ें भी करेगा इंस्टॉल। ये देखिए सिमलिंक वगैरह बना रहा है, शॉर्टकट वगैरह बना रहा है, और भी कई सारे जो चीज़ें हैं वो डाल रहा है ये। तो ये आपका डेटाबेस, एक बार देख लेते हैं नेट स्टार्ट करके कि डेटाबेस चल तो नहीं गया। ये रहा। तो 3306 पे मेरा MySQL चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा MySQL अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है हमें सबसे पहले तो रूट का हमें यूज़र बनाना पड़ेगा, तो MySQL, और फिर हमें यहाँ पे एक ना क्वेरी चलानी पड़ेगी। अब क्वेरी किसको बोलते हैं, जैसे एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट है ना, उसी को हम क्वेरी भी बोलते हैं। तो ये एसक्यूएल एक्चुअल में आल्टर, ये ना ऑल्टर यूज़र, फिर यूज़र में मैंने लिख दिया रूट @ लोकल होस्ट, ऐसा कुछ, फिर आइडेंटिफाइड, ठीक है। आइडेंटिफाइड, आई थिंक आइडेंटिफाइड बाई करना पड़ेगा, और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाई, नहीं, आइडेंटिफाइड विथ
माई एस क्यू एल नेटिव, माई एस क्यू एल अंडरस्कोर नेटिव पासवर्ड। ये मैं नेटिव ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। बाई पासवर्ड का मैं लिखता हूँ पासवर्ड कुछ भी, ठीक है, फिलहाल मैं ये लिख देता हूँ। और इसको कोई भी एसक्यूएल के स्टेटमेंट है ना, खासकर माई एसक्यूएल में, तो ऐसे आपको एंड लगाना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, मैंने ना रूट का यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया। मैं यहाँ पे क्विट कर दूंगा और यहाँ पे मुझे कमांड चलाना पड़ेगा माई एसक्यूएल। अब सिक्योर करना है ना, सिक्योर इंस्टॉलेशन, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। तो एंटर पासवर्ड फॉर यूज़र रूट बोल रहा है, ठीक है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये बोल रहा है अब वैलिडेट पासवर्ड कंपोनेंट, मतलब पासवर्ड कंपोनेंट आपको चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पे आप चाहो तो डाल भी सकते हो, इससे क्या है सिक्योरिटी, मतलब पासवर्ड वगैरह जो है ना, अगर आप एक स्पेसिफिक इसको कहते हो कि इतने लेंथ का होना चाहिए और इसमें इतने स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, तो ये वही है। अगर चलो ठीक है, मैं इसको एक बार यस करके देखता हूँ ये क्या कहता है। तो 3 लेवल्स आपको बताएगा, एक लो, मीडियम, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो क्या करता है ये 8 कैरेक्टर का होना ही चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए केस, स्पेशल कैरेक्टर और डिक्शनरी भी होना चाहिए, डिक्शनरी फाइल भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ लो पे सेट करता हूँ फिलहाल। एस्टिमेट लेंथ ऑफ योर पासवर्ड 100, चेंज द पासवर्ड फॉर रूट, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं नो करता हूँ। मैं पासवर्ड ना इसका रूट का नहीं चेंज करना चाहता। रिमूव एनोनिमस यूज़र, ठीक है, जो बने हुए और भी यूज़र्स उसको मैं हटा देना चाहता हूँ। एक ही पूछता है कि डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, डिस अलाउ नहीं करना मुझे, डिस अलाउ रूट लॉगिन रिमोटली एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूट वाला जो यूज़र है वो आप चाहते हो कि सिर्फ इसके अंदर से वो एक्सेस कर पाए, बाकी जो भी बंदे हैं वो या जो भी यूज़र बनाएंगे वो बाहर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग्स ना बिल्कुल ध्यान से तो करना है। प्रोडक्शन में हमेशा इसको हमें यस करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए मैं नो करता हूँ। रिमूव बोल रहा है, टेस्ट डेटाबेस वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। रिलोड प्रिविलेजेस, यस, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब MySQL -h कौन सा, मतलब होस्ट क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मेरा इसी सिस्टम पे है ना, मेरा वो मेरा MySQL का डेटाबेस, ठीक है। -u आ जाएगा यूज़र के लिए, और -p के बाद आप चाहो तो पासवर्ड भी दे सकते हो, लेकिन आप टर्मिनल में एक्चुअली में पासवर्ड करोगे ना, डालोगे ना, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, इससे पासवर्ड लीक हो जाता है। तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं डालते, एंटर करते हैं उसके बाद हम पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सो डेटाबेसेस, ये भी एक कमांड है। ये MySQL स्पेसिफिक कमांड्स है, SQL सर्वर या पोस्टग्रेस जो है उसके अलग होते हैं। इसमें क्या है, आपको डेटाबेस बता देगा। तो जो मेन जो डेटाबेस है यहाँ पे MySQL है। अब और जो यूज़र डेटाबेस है, जो मतलब आप बनाओगे अपने काम के लिए, वो अलग अलग इसके अंदर आएंगे। इन चारों डेटाबेस का कुछ ना कुछ काम है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूज़ MySQL। मैं करना चाहता हूँ MySQL नाम का डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखिए, डेटाबेस चेंज बोल दिया, मेरा MySQL आ गया। सबसे पहले करूँगा सो टेबल्स, जितने भी टेबल्स हैं मुझे बताओ बोल रहा है ये तो यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स हैं। एक मुझे टेबल मिलता है यूज़र नाम का, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, तो ये क्या करेगा ना, ये सेलेक्ट स्टार का मतलब ये हो गया कि सेलेक्ट कर लो जो भी है उसके अंदर, जो भी इस टेबल के अंदर है, यूज़र नाम का टेबल के अंदर जो भी कुछ है, आप उसको सेलेक्ट कर लो और मुझे बताओ कि उसके अंदर है क्या चीज़। हम टेबल देख रहे हैं, एक्चुअल में टेबल का नाम क्या है, यूज़र। फ्रॉम यूज़र मतलब यूज़र नामक जो टेबल है उससे आप मुझे बताओ कि क्या क्या इसके अंदर है। ये देखिए, तो ये पासवर्ड वगैरह है, कई सारे यूज़र्स वगैरह हैं इसके अंदर। मैं देखूंगा ना तो मेरे रूट का यूज़र भी इसके अंदर दिख जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं बाद में चाहें तो। अब जैसे ये तो हम CLI में कर रहे हैं, हम यही कोशिश करते हैं ना कि ये जो है, अगर हमारे को कुछ GUI टूल मिलता तो उससे अच्छे से कर पाते, तो वो भी हम करके देखते हैं, तो फिर हमें समझ आएगा कि डेटा एक्चुअल में दिखता कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि SQL योग करके आपका सॉफ्टवेयर एक आता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया टूल है, और आपको MS SQL का जो मैनेजमेंट टूल होता है वैसे ही आपको फील देगा ये। इसका कम्युनिटी वर्जन भी आता है,
तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा ना, इसको यहाँ पे न्यू कनेक्शन करूँगा, न्यू करूँगा माई एसक्यूएल उबंटू, ये मैं ऐसे नाम दे दिया अपने पहचान के लिए। ये जो है मेरा एसक्यूएल का जो होस्ट है ये है, इसका 25 है, और रूट और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं ये। उसके बाद आपको टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। अगर इसका पोर्ट वगैरह सब चीज़ ठीक ठाक होगा ना, ये देखिए अब ये मना कर रहा है कि कैन नॉट कनेक्ट बोल रहा है, तो इसको हम डायग्नोज भी कर सकते हैं। 3306 रूट बिल्कुल ठीक है। इसका एक बार आईपी चेक कर लेता हूँ। इफ़ कन्फिग, इसका आईपी तो ठीक है 192.168.1.25, लेकिन ये मेरे सिस्टम से ये चल नहीं रहा। ये क्या कारण हो सकता है, एक बार UFW देख लेते हैं। UFW स्टेटस फायरवॉल, तो फायरवॉल का तो इशू नहीं होना चाहिए। और क्या इशू हो सकता है, एक बार हम टेलनेट करके भी देख लेते हैं बाहर से कि टेलनेट हो रहा है नहीं हो रहा, तो पता चल जाएगा कि बाहर से चल रहा है नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या कमांड है, टेलनेट 192.168.1.25 पोर्ट 3306। ये देखिए पोर्ट 3306 जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा इससे, ठीक है। तो इसका और क्या इशू हो सकता है, ये हम एक बार चेक करते हैं। माइट भी हो सकता है मेरे सिस्टम का कुछ इशू हो। मुझे जो इशू समझ आ रहा है, मगर मैं नेट स्टेट करता हूँ तो मुझे यही समझ आ रहा है कि ये जो है ना ये लूप बैक पे ही कर रहा है ये लिसन, ठीक है, लूप बैक पे कर रहा है ये। इसके और जो इंटरफेस है ना, या दूसरा जो आईपी इस पे भी लिसन करना चाहिए ना, या 000 होना चाहिए इसको, ताकि वो सब पे लिसन करे और उसको कर ले। तो इसके लिए क्या होता है, आप MySQL का हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी होता है, तो हम वहाँ पे जाएंगे cd etc MySQL, ठीक है। इसके अंदर आपको एक मिलेगा MySQL conf.d, इसके अंदर जाएंगे cd mysql.conf.d, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक फाइल मिलेगा, ये MySQL का एक कॉन्फ़िगरेशन है, MySQL d मतलब डीमन का है ये, ठीक है। और मेन यही फाइल होता है। इसी को हमें क्या करना है, नैनो, इसको हमें कुछ एडिट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे देखूंगा कि बाइंड किस पे है। देखिए बाइंड जो एड्रेस है ना मेरा, ये लूप बैक पे है, मतलब लोकल पे है, तो इसीलिए शायद ये लिसन नहीं कर पा रहा होगा। बाकी इसको ठीक करने के लिए बस यही है कि इसको 0 कर दें, जैसे कि ये मैंने कर दिया। नीचे वाला को भी कर सकते हैं आप चाहे तो अब सब पे शायद चलना चाहिए। मैं इसको फिलहाल कंट्रोल O एंड कंट्रोल X ये कर दूंगा। MySQL के सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए systemctl रीस्टार्ट MySQL, ठीक है। तो ये एक बार में रीस्टार्ट हो जाएगा। फायरवॉल तो इसमें है नहीं, तो यहाँ से एटलीस्ट ये कनेक्ट तो करना चाहिए ना। एक बार फिर कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए अब की बार ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए बता रहा है, हाँ ये बोल रहा है कि ये 1.4 है ना, ये अलाउड नहीं, वो बात बोल रहा है, लेकिन कनेक्शन तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक आ गए हैं। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। ये देखिए अभी भी बोल रहा है कि 192.168.1.4 इज़ नॉट अलाउड। तो 1.4 क्या है, मेरा विंडोज़ का होस्ट सिस्टम है, मतलब मेरा विंडोज़ 11 का सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर उस पर डला हुआ है। बाकी लोकली ये चल रहा है, बाहर से चलाने के लिए इसको कुछ परमिशंस वगैरह कुछ सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी करके देखते हैं वो हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा ये रूट यूज़र है, या तो हम रूट यूज़र ना यूज़ करके, चलिए पहले हम फिलहाल रूट यूज़र पे ही करते हैं। रूट यूज़र का भी रिमोट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा ना, MySQL -u = root -p। तो ये हमारा यहाँ पे तो ये यहाँ पे हमारा पासवर्ड, ये ठीक है, मैंने ये पासवर्ड कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा ना, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखने पड़ेंगे MySQL के लिए। और उससे हम क्या करेंगे ना, हम क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, जो आपके होस्ट हैं उसको अलाउ भी करना पड़ता है, यूज़र को अलाउ भी करना पड़ता है। रूट जो है ना, जैसे 4 नंबर का जो मेरा जो लोकल जो सिस्टम है, वो होस्ट को भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, या मैं रूट को किसी भी होस्ट से एक्सेस कर लूँ, ऐसा कुछ परमिशन डालना पड़ेगा। तो वो भी हम करके देखते हैं कैसे वो कर सकते हैं। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं हम अपने जो यूज़र है उसको
रिमोटली एक्सेस दिलाने के लिए। ये मेरा 8.0 है हमारा MySQL। तो पहले का जो 5.7 तक जो था उसके अलग जो कमांड के जो सिंटेक्स थे वो अलग होते थे, अभी इसके अलग है। तो उस पर देखेंगे अगर कुछ एरर आएगा तो मुझे टाइप करूँगा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन स्टार डॉट स्टार। स्टार डॉट स्टार का मतलब हो गया डेटाबेस और टेबल्स। तो जितने जो भी डेटाबेस है और जो भी जितने भी टेबल है उस पर ग्रांट कर दो। किसको ग्रांट करना, मतलब प्रिविलेजेस किसको दे देना है बोल रहा है वो। 2 यूज़र नेम क्या है मेरा, रूट, ठीक है, रूट है। अब रूट किस पे चल रहा है, कोई ना कोई होस्ट तो होगा। तो होस्ट में कोई भी डाल सकता हूँ या मैं सबको अलाउ कर सकता हूँ। मैं सबको अलाउ कर दिया फ़िलहाल काम के लिए, बाकी आप चाहेंगे ना तो यहाँ पे आप अपने होस्ट नेम को अलाउ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना था ना, इस तरह से करना था। ये बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, कि आप एक ही जो आपका होस्ट है उसी को आप अलाउ कर रहे हो, सबको नहीं अलाउ कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ होता है इसका कमांड। और लिख देंगे विथ ग्रांट ऑप्शंस, ऐसा कुछ डाल के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट अ यूज़र विथ ग्रांट, ठीक है। तो ये एक्चुअली पुराना कमांड होगा ना शायद, इसलिए ऐसा कुछ इसको इशू दे रहा होगा। इसको एक बार और देखते हैं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस स्टार्ट और स्टार्ट टू विथ ग्रांट ऑप्शन। तो ये ग्रांट ऑप्शन तो चला नहीं हमारा। एक बार मुझे MySQL का देखना पड़ेगा कि क्या इसके कमांड्स वगैरह हैं। कि जो MySQL कमांड हमेशा चेंज, इसके मतलब जो लेटेस्ट वर्जन में चेंज हो गया है, मैं पुराना वाला शायद यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना कि कई सारे जो मेरे कमांड्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये कमांड्स तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, जो इशू जो है ना वो अलग है। अब इशू कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जो मैं पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, इसमें @ है, ये स्पेशल कैरेक्टर है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर वाला पासवर्ड है वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब ऐसे यहाँ से हो चल नहीं पाते। एक ये इसका प्रॉब्लम है। तो दूसरा जो सॉल्यूशन ये है कि इसका मैं या तो मैं टनल बना दूँ। तो टनल बनाना मैं आपको पहले बताया था कि चेंज सेटिंग्स पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाके आप SSH करें, टनल्स पे जाएँ तो यहाँ पे आप सोर्स पोर्ट और इसको डेस्टिनेशन पोर्ट, मतलब इसका पोर्ट और इसका IP यहाँ पे दे देंगे और 3306 यहाँ पे लिख के इसको ऐड कर देंगे। तो एक जो पोर्ट है मेरा मेरे लोकल सिस्टम पे चलने लग जाएगा, और लोकल पे ये जो हमारा ये जो SQL का जो सर्वर है वो रन करने लग जाए, मतलब लिसन करने लग जाएगा, और आप यहीं से ना इसको लोकल होस्ट में यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और जो एक और जो तरीका है, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो इसके अंदर भी SQL योग के अंदर भी आपको एक SSH का ऑप्शन दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ, SSH टनल पे जाऊँ, मैं इसको इनेबल करूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसका हमें एक डेस्टिनेशन देना था ना, डेस्टिनेशन, तो मान के चलो मेरा है SSH का जो सर्वर, मतलब ये मेरा SSH है ना, यहाँ पे SSH चल रहा है। तो मैं SSH के ऊपर टनल बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1.25, मतलब इसका जो IP है मैंने यहाँ पे डाल दिया। यूज़र नेम, अब ये जो अपना SSH का यूज़र है ना वो आपको डालना पड़ेगा, वो ये था। पासवर्ड डाल देता हूँ, जो पासवर्ड था इसका ये। अब मैं इसको टेस्ट कनेक्शन पे करता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या कहता है ये। तो अभी भी ये मना कर रहा है 192.168, ठीक है। एक बार कनेक्शन पे जाकर देखते हैं। तो ये लोकल होस्ट है, ये गड़बड़ हो गया ना। ये हमें एक्चुअली में क्या ऐसे नहीं करना था, हमें फिर से करना पड़ेगा। न्यू पे जाना है मुझे, MySQL उबंटू मैं नया बना रहा हूँ ना कनेक्शन, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे जाना था SSH पे, SSH को इनेबल करना था, ये मैंने ओके कर दिया। फिर मैं, ठीक है, यूज़र नेम था उबंटू, पासवर्ड था ये, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब मैं MySQL में जाऊँगा तो ये एक्चुअली में ना, अगर टनल बनता है तो इसके लिए लोकल होस्ट हो जाएगा ना। और ये रूट का जो पासवर्ड डाला था वो मैं एक बार डाल के देखता हूँ। ये अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ये देखिए, तो अब ये कनेक्ट हो गया है। तो जो रिमोट वाला जो प्रॉब्लम था फिलहाल तो इसने तो सॉल्व कर दिया। टनल के थ्रू आप ऐसे जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे आपको सेव करेंगे ना तो कनेक्शन सेव भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरा जब ये है दिख रहा है।
अभी हम क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे हम टेबल देख रहे थे, अब हम यहाँ पे टेबल देखेंगे। तो हमने देखा था कि MySQL नाम का टेबल है, ठीक है। फिर टेबल्स के अंदर मैं जाऊँगा तो एक यूज़र भी हमें मिल रहा था, ये वाला। तो इस पर मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। एक बार इसको राइट क्लिक करके देखते हैं, राइट क्लिक ओपन टेबल, ये देखिए। तो अब ये क्या है ना, ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये बढ़िया से चल रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। MySQL से ये मेरा रूट यूज़र था, इसके अंदर बहुत सारे कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है। अब इसको भी समझेंगे क्या चीज़ है। ये देखिए, तो काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है टेबल। ये रिकॉर्ड्स कम है, लेकिन इसका जो लंबाई है वो बहुत है। ऐसे मुझे और भी बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं, सो लॉग, प्लगइन्स, ये सब क्या चीज़ें हैं, एक बार इसको समझना पड़ेगा। जनरल लॉग है हमारे पास यहाँ पे। तो ये जितने जो टेबल है ना आपके, ये MySQL के से रिलेटेड है। मतलब जो भाई MySQL भी तो कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, इसमें कुछ हेल्प टॉपिक है, कुछ फंक्शंस वगैरह है, ये कुछ कंपोनेंट वगैरह है, यहाँ पे कुछ DB लिखा हुआ है। तो उनके जो जैसे कन्फिग्रेशन होता है ना, ये उनके कन्फिग्रेशंस वगैरह है, ठीक है। रेप्लिकेशन का भी यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर रेप्लिकेशन इसके अंदर आप चलाते हो, आपके पास 2 या 3 सर्वर हैं, उसमें आप रेप्लिकेशन चलाते हो, तो उसके टेबल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपके जैसे सर्वर्स है, अभी कौन सा सर्वर है, आप सर्वर का नाम वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। मास्टर सर्वर कौन है और स्लेव कौन सा है। जैसे अब हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं, तो जो हमारा मास्टर सर्वर है उसको मेन कहते हैं, उस पर जो भी डेटाबेस है वो चलते रहता है। और वो क्या करता है, स्लेव पे जो वर्कर होता है उस पर डेटा, मतलब उस पर भी होता है डेटा, तो वो सब मास्टर और स्लेव सर्वर मिला के क्लस्टरिंग हो जाता है। वो भी हम पढ़ेंगे। एक यहाँ पे टाइम जोन का कुछ है, यहाँ पे उसको ऑटो कर रखा है। तो ये जितने भी आपके टेबल्स हैं ना, ये आपके MySQL से रिलेटेड है, उसके कन्फिग्रेशन से। जैसे जो भी आप यूज़र बनाओगे ना MySQL के अंदर, वो इसी टेबल के अंदर आते हैं। और भी कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा वगैरह लिखा हुआ है, ये देखिए, इंजन कौन सा होगा। तो ये सब MySQL से रिलेटेड ही टेबल्स हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक काम है। जितना आप डीप में पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा ये। इसके अंदर व्यूज़ हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस है, ट्रिगर्स है, इवेंट्स है, ये भी हम पढ़ेंगे क्या है इसके बारे में, क्या चीज़ है। परफॉर्मेंस स्कीमा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ अजीब टेबल लिखा है, एरर के लॉग, ये देखिए, ये पूरा एरर लॉग भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है ना, हम यहाँ से इसका देख सकते हैं। इन टेबल्स में अपने आप वो डेटा आ जाता है, लॉग जैसे होता है ना हमारा, लॉग जैसे हम चेक करते हैं SQL का, ये वैसे ही कुछ मान के चलो आप। और ये कुछ सिस नाम का है, सिस के अंदर कुछ ये सिस्टम का कन्फिग है, ठीक है। डायग्नोस, अलाउ, IS टेबल, तो ये काफ़ी कुछ। तो अभी जितने भी डेटाबेस हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये क्या है, हमारा MySQL से रिलेटेड है, ठीक है। और उसको हम टनल पे चला रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, यूजिंग SSH टनल 2, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम था हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब हमारा डेटाबेस तैयार हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमने डेटाबेस का सर्वर कर लिया। अब जैसे एक टेबल की बात करते हैं, अगर मैं सिर्फ MySQL के अंदर अगर बात करूँ सिर्फ यूज़र्स की, ठीक है, इसका जो है इससे क्या मतलब है। अब आप देखेंगे यहाँ पे होस्ट, यहाँ पे सीरियल नंबर, यूज़र, यहाँ पे नेम, यहाँ पे सेलेक्ट PRIV, इंसर्ट PRIV, अपडेट, तो ये कुछ वैसे ही दिख रहा है ये, और बिल्कुल टेबल भी वैसे ही कुछ लग रहा है। जैसे यहाँ पे फिलहाल तो सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन ये कुछ होस्ट का नाम लिखा हुआ है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन लग रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे। अब एक्सेल और इसमें हम कंपैरिजन ये कर सकते हैं कि इसका जो लिमिट है ना, वो नहीं होता लिमिट, आप जितना चाहे उतना इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। ये जो MySQL कम्युनिटी वर्जन है, आई थिंक ये ना 6 टेराबाइट तक का डेटा आराम से चला लेता है, अगर आप क्लस्टर में हो तो, ठीक है। मतलब SQL सर्वर से कहीं ज़्यादा अच्छा ये आपको परफॉर्मेंस देता है, फास्टनेस में भी और डेटा को स्टोर वगैरह करने में भी, ये जल्दी ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको, अगर मैं करूँ अब, जैसे मल्टीपल मेरे पास कई सारे सीट्स हैं, ठीक है, और उसमें से मुझे VLOOKUP करना है, तो मैं यहाँ से ना क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ SQL के लैंग्वेज में कुछ लिखूँगा, ठीक है। जॉइन कमांड्स होते हैं वो सब मैं करूँगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे डेटा दिखा देगा। तो ये हो गया एक्सेल और इसका कंपैरिजन। तो यहाँ तक तो ठीक था, हमने MySQL इंस्टॉलेशन कर लिया, सब चीज़ ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो अगला है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या होता है, ठीक है। ये SQL का कुछ स्टेटमेंट वगैरह है जो इंसर्ट करता है आपके टेबल में नया डेटा, इसको भी हम देखेंगे। इंसर्ट का एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल है, जैसे ये आपका डेटा ऑलरेडी है पड़ा हुआ, आप इसमें इंसर्ट करते हो, यहाँ पे CIS 15, 17, 19, 51,
51 के बाद अगर इंसर्ट करते हो तो 52 नाम का अपने आप बनेगा। ये देखिए जो मतलब एक डालोगे, इंसर्ट इनटू कोर्सेज करोगे, मतलब आप कोर्सेज नाम के टेबल के अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हो, तो वैल्यूज़ आप दे दोगे, ऐसे कोट्स में आप दे दोगे, मतलब ये आप ना जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल जो लैंग्वेज है वो पढ़ रहे हो। तो एसक्यूएल में अगर आप लिखते हो इंसर्ट इनटू कोर्सेज, कोर्सेज आपका टेबल का नाम है, और वैल्यूज़ दे देते हो कि CIS 52 और उसके बाद कॉमा TCP/IP प्रोटोकॉल 6, तो वो क्या करेगा, ये इस तरीके से जो पहला है, जो पहला जो कॉलम है उस पर ये डाल देगा, सेकंड कॉलम पे ये, थर्ड कॉलम पे ये। तो ये हो गया इंसर्ट। डिलीट, डिलीट क्या करता है, ये इंसर्ट का उल्टा ही है। जैसे आप डिलीट फ्रॉम कोई भी रिलेशन का नाम जो भी बताते हो वो, और वेयर ये बताते हो कि ये कहाँ पे है, तो ये डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये डिलीट का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे जो डिलीट किया नंबर इक्वल टू CIS 19। अब यहाँ पे देखेंगे CIS 19 क्या है, यूनिक्स, ठीक है। तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज, कोर्सेज टेबल का नाम है, मैं कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो कोर्सेज नाम के टेबल से। क्या डिलीट करना है या क्या चीज़ है, वेयर जहाँ पे हो, कहाँ पे हो, नंबर नो इक्वल टू, ये नो नो है ना, नो इक्वल टू कितना होना चाहिए, CIS 19, तो नो इक्वल टू CIS 19, तो ये वाला, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका जो आउटपुट है, देखेंगे यहाँ पे CIS 19, तो अगर आप ये डिलीट चलाते हो तो CIS 19 को डिलीट कर देगा। तो एग्जाम्पल है ये, ऐसे आपको कई सारे प्रैक्टिसेस करने होंगे अगर डेटाबेस में, अगर आपको अच्छे से सीखना है और समझना है तो। अपडेट क्या करता है, अपडेट मतलब कि मॉडिफाई करना है ना। अपडेट रिलेशन नेम सेट, ये एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 ये समझना पड़ेगा। एट्रीब्यूट 1 मतलब वही जो अपना हेडर जो है उसका फिर वैल्यू, फिर कोई एट्रीब्यूट और है उसका भी वैल्यू, और वेयर क्राइटेरिया मतलब जो डिलीट वाला जो क्राइटेरिया था ना, वेयर नो इक्वल टू, ऐसे है ना। अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। अपडेट क्या करता है, ये कह रहा है कि अपडेट कोर्सेज, ठीक है, टेबल जो है कोर्सेज इसको अपडेट करो। सेट, क्या सेट करना है, यूनिट इक्वल टू 6। अब मैं यूनिट देख रहा हूँ यहाँ पे, यूनिट इक्वल टू 6 होना चाहिए, किस चीज़ में, CIS 51 में। CIS 51 में भी 5 है, ये बोल रहा है कि इसको सेट कर दो, मतलब मॉडिफाई कर दो कि 5 जो है वो 6 हो जाए, यूनिट इक्वल टू 6 कर दो बोल रहा है। तो ये इसका SQL है। मतलब मैं वहाँ पे लिखूंगा अपडेट कोर्सेज सेट यूनिट इक्वल टू 6 वेयर NO, ये NO है ना, NO इक्वल टू CIS 51। CIS 51 में जो 5 है इसको कर करके ये कर देगा 6, ये देखिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया अपडेट। अगला है सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट है, यहाँ पे स्टार है, फ्रॉम रिलेशन नेम वेयर क्राइटेरिया। तो रिलेशन नेम आप इसको समझ सकते हो, मतलब जो टेबल है या जो भी वहाँ पे है उसका मतलब जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह है उसको बोल रहा है करने के लिए सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट ये कहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज, मतलब आप कोई टेबल का कुछ स्पेसिफिक आप चाहते हो कि उसको आप कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ या कुछ स्पेसिफिक रोज़ ही देखें, तो आप कंडीशन भी दे सकते हो। तो एक कंडीशन भी दिया हुआ यहाँ पे, अगर आप सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज करते हो तो कोर्सेज के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना वो पूरा दिखाई देगा, पूरा टेबल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसमें वेयर क्लॉज डालते हो, वेयर बोलते हो यूनिट इक्वल टू 5, यूनिट इक्वल टू जो 5 है ना आप वही मुझे दिखाओ, तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 है, तो सिर्फ 3 ही दिखाएगा ये। तो ये सेलेक्ट का कमाल है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स है एसक्यूएल प्रोजेक्ट ऑपरेशन फॉर्मेट एट्रीब्यूट लिस्ट, सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम रिलेशन नेम। ये कैसे होगा, प्रोजेक्ट एग्जाम्पल कैसे होता है, सेलेक्ट नो यूनिट फ्रॉम कोर्सेज। अब ये पूरा टेबल है, मैं सिर्फ कहता हूँ कि मुझे सिर्फ नो दिखाओ और मुझे सिर्फ यूनिट दिखाओ, तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, सेलेक्ट स्टार नहीं लिखना होगा, स्टार का मतलब होता है सब चीज़। सेलेक्ट लिखूंगा, उसके बाद क्या करूँगा, जो आपका कॉलम का जो नाम है ये है नो, और एक और जो कॉलम का नाम है, जैसे ये मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे लिख दूंगा नो कॉमा यूनिट फ्रॉम कोर्सेज। तो ये क्या करेगा, सिर्फ ये वाला कॉलम, ठीक है, सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ही दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जॉइन के बारे में। अब ये बिल्कुल वीलुकअप की तरह है, ये एसक्यूएल जॉइन ऑपरेशन फॉर्मेट। ये क्या है, सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम रिलेशन 1 रिलेशन 2 वेयर क्राइटेरिया। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, ये देखिए यहाँ पे आपको आराम से दिख जाएगा, एक कोर्सेज नाम का एक मेरे पास टेबल है जिसका CIS वगैरह लिखा है, यहाँ पे कोर्सेज नेम लिखा है, यहाँ पे यूनिट लिखा है, टॉट बाई मतलब कोई प्रोफेसर होगा जिसने उसको बोला होगा, मतलब सिखाया होगा लोगों को, पढ़ाया होगा, ये वही है। एग्जाम्पल क्या दे रहा है यहाँ पे, जो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं वीलुकअप पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो दोनों टेबल में क्या चीज़ कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नो और नो है,
तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वी लुकअप लगा देते हैं, बोल देते हैं कि ये और इसको मैच कर लो, और जो इसके आगे के जो रॉज हैं उसमें से जो रो नंबर का जो मुझे जो भी रो नंबर है उसका आप जैसे रो नंबर देते हो तो उसका जो वैल्यू है उसको दिखा दो बोलते हो वी लुकअप में। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ज्वाइन करा रहा है, सेलेक्ट नो नो, ठीक है, मतलब बोल रहा है नो को सेलेक्ट करो, कोर्स नेम को सिलेक्ट करो, ठीक है, कोर्स नेम को भी सिलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है यूनिट को सिलेक्ट करो, ठीक है, यूनिट को सिलेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा है प्रोफेसर को सिलेक्ट करो, अब प्रोफेसर तो यहाँ पे है नहीं ना, लेकिन प्रोफेसर तो यहाँ पे है, तो चलो ठीक है, लिख दिया उसने कि प्रोफेसर को भी करो, क्योंकि दोनों जो टेबल्स को ज्वाइन कर दिया ना। अब ज्वाइन कैसे कराया है, फ्रॉम कोर्सेस, फ्रॉम कोर्सेस, ये कोर्सेस टेबल है, ठीक है। फिर टॉट बाई, तो टॉट बाई ये वाला टेबल है, ठीक है, ये दोनों को फ्रॉम दोनों टेबल से बोल रहा है कि ये दोनों टेबल से मुझे ये सब डेटा दिखाओ, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे वेयर क्लॉज आ गया। अब वेयर के बाद बोल रहा है कि कोर्सेज डॉट नो, अब ऐसा इसलिए लिखते हैं कि ये हमारा है टेबल नेम डॉट नो, जो है हमारा है जो ऊपर का जो हेडर है, ठीक है, जिसको रिलेशन बोल रहे हैं या फिर जिसको आप एट्रीब्यूट बोलते हो। तो एट्रीब्यूट को बोल रहा है कि अब एट्रीब्यूट बोलने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो सिंपल है कि हम हेडर बोल के चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो कॉलम का नाम है वो आप सिंपल समझो। तो जो एट्रीब्यूट है या जो कॉलम का नाम है उसको कैसे लिखते हैं, टेबल नेम डॉट कॉलम का नाम, ठीक है। तो ये बोल दिया कि जहाँ पे कोर्सेस टेबल के अंदर नो नाम का जो हमारा हेडर है उसके अंदर जो भी चीज़ है वो इक्वल टू हो, इक्वल टू है लिखा ना, वो इक्वल टू हो किससे, टॉट नाम का जो टेबल है ना, टॉट पाई नाम का टेबल है, उसके अंदर भी एक नो नाम का है, उससे अगर मैच करता है तो वो जितने भी वैल्यूज़ है ना वो दिखाओ। तो ये देखिए जैसे ज्वाइन करता है ये, तो देखिए बिल्कुल जो जो मैच कर रहा है उसी का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। जो मैच नहीं करेगा वो नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 2। अब यूनियन समझ लेते हैं यूनियन क्या चीज़ है। यहाँ पे यूनियन का एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या है, एक कोई CIS 15 रोस्टर है, स्टूडेंट ID F नेम L नेम है, ठीक है। CIS 52 रोस्टर है, स्टूडेंट ID F नेम L नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आया क्या है, आप ये इसको आप समझेंगे। स्टूडेंट ID आ गया यहाँ पे, F नेम और L नेम आ गया, तो इसने क्या कर दिया, यूनियन करा दिया, इस वाले को इससे यूनियन करा दिया। क्योंकि देखो ये इससे जो जो मैच होते हैं ना, मतलब ये जो आपके जो बाकी जो हेडर है, अगर हेडर आपके मैच करते हैं तो सबको यूनियन करा देगा। कहने मतलब ये भी टेबल को जोड़ ही रहा है, लेकिन जो मैच वाले जितने भी हैं ना, जो इसको समझ आ रहा है, मतलब ये क्या करेगा, जितने भी वैल्यूज़ हैं ना, F नेम के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो डाल देगा, L नेम के अंदर जो वैल्यूज़ है वो डाल देगा, और उसके आगे जो भी यहाँ पे है वो ID डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यूनियन किया हुआ है। इंटरसेक्शन भी है कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 इंटरसेक्शन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 2। अब ये क्या करता है, इंटरसेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये यूनियन का उल्टा ही टाइप का है थोड़ा सा, स्टूडेंट ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, और यहाँ पे भी स्टूडेंट ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, ठीक है। तो इस सबको जोड़ दिया गया है, मतलब यूनियन कर दिया गया है इसको, ऐसा मान के चलो। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, इसका थोड़ा सा उल्टा करता है, ठीक है। यहाँ पे जॉन और ब्राउन आप देखो, जॉन ब्राउन, ठीक है, यहाँ पे जॉन और यहाँ पे ब्राउन है, तो उसी वही वाले जो एग्जैक्टली जो दो टेबल्स में जो मैच कर रहे हैं ना, उसी को यहाँ पे आपको दिखाएगा। ऐसे जॉर्ज को आप देख लो, जो जॉर्ज है यहाँ पे, जो जॉर्ज है वो भी मैच कर रहा है ना ऊपर नीचे टेबल से, तो वो जो मैच करने वाले टेबल्स हैं वही दिखाएगा। तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, जो सब चीज़ को दिखाते हैं उसको हम यूनियन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है यूनियन और इंटरसेक्शन में। डिफरेंस रिलेशन नंबर 1 ये वैसी टाइप का ही है, एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंस में क्या कह रहा है ये, सेलेक्ट ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये डिफरेंस क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो आप बता बोल रहा है। 3 4 5 ये कौन सा है, ये एनी ग्रीन, ठीक है, टेड पर्पल। यहाँ पे तो एनी ग्रीन नहीं है, यहाँ पे टेड पर्पल नहीं है, ठीक है। मतलब दो टेबल को आप क्या करो, डिफरेंस करो। यूनियन का थोड़ा सा उल्टा ही है मान के चलो, इसमें जोन से नहीं है ना भाई, जो मैच कर रहा है उसको छोड़ दो, जो नहीं मैच कर रहा है वो मुझे बता बोल रहा है, तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। इसका अब जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 1 माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नंबर 2, बस ये लिखा है। तो वो जो माइनस लिखा है ना, इससे आपका ये आ गया, मतलब इसको इससे घटा दिया और जो बच गया उसको यहाँ डाल दिया, इसलिए माइनस लिखा है यहाँ पे। तो ऐसे आपको
एसक्यूएल के कमांड्स, अच्छे अच्छे कमांड्स मिलेंगे। अब देखते हैं अदर डेटाबेस मॉडल्स देख लेते हैं एक बार कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है क्या होता है, बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल पे ही बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। जो कि क्या होता है ना, आपका जो डेटा है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ अगर एसक्यूएल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो डेटा है ये जो है, अब ये है कहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर पुट्टी में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्विट करूँगा, क्लियर कर दूंगा, इसका डेटा होता कहाँ पे है, cd where MySQL आई थिंक होना चाहिए MySQL के अंदर, या ठीक है cd where के अंदर ही होना चाहिए, तो cd opt के अंदर भी नहीं है, cd lib, ठीक है, ये मुझे मिल गया कि ये डेटाबेस होता कहाँ पे है और क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हम देखते हैं। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ये जो नीले नीले फोल्डर हैं ये तो फोल्डर हैं, बाकी जो है सब फाइल है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा जो सिस नाम का एक टेबल था वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे एक डेटाबेस था, वैसे MySQL का भी डेटाबेस था, ऐसे ही परफॉर्मेंस स्कीमा का भी डेटाबेस था, है ना। तो जो डेटाबेस है ना वो यहाँ पे ऐसा फोल्डर बनते हैं, जैसे मैं जाता हूँ MySQL के अंदर, ये मैं गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ls कर दिया, अब यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स नज़र आया, CSM, CSV, SDI, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका डेटाबेस जो टेबल है ना, ये उसी का फाइल है। डेटाबेस, आप जो डेटाबेस बनाओगे उसके फाइल्स इसके अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में, ठीक है। अब जैसे ये है, इसका जो डेटाबेस है वो कहाँ पे है, इसका जो डेटाबेस है वो यहीं पे है। अगर आप क्लस्टर भी करते हो ना, कहने का मतलब डेटाबेस में क्लस्टरिंग भी होती है। क्लस्टरिंग किसको बोलते हैं, आपका डेटाबेस जो है ना मल्टीपल सर्वर्स में चलेंगे, या तो एक्टिव पैसिव में चले या पैसिव में एक्टिव में चले, जैसे भी हो। अब इसका मतलब क्या है एक्टिव पैसिव का मतलब, जैसे कि एक्टिव पैसिव का मतलब होगा जो सर्वर आपका एक्टिव होगा, या जो एक्टिव जो मान के चलो आप जिसको हम एक्टिव बोल रहे हैं, वो क्या होगा, उसी से आपके जितने भी जो यूज़र्स हैं उससे कनेक्टेड है, और जो पैसिव है उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसका सिर्फ काम, पैसिव का काम क्या है, यहाँ का जो भी डेटाबेस है उसको उठा के यहाँ डाल देना, या उसको अपने में इंटीग्रेट कर लेना, या रेप्लिकेट कर लेना, या खींच लेना, आप ऐसा समझ लो। तो उससे क्या है, जैसे आपका एक्टिव डेटाबेस है, एक क्लस्टरिंग में है, ये आपका डेटाबेस ख़राब हो गया, तो पैसिव वाला से आप चला सकते हो, ठीक है। तो एक तरह से आप कहो कि जो रियल टाइम जो बैकअप हो रहा है ना, या ट्रांजेक्शन जो है, जैसे ट्रांजेक्शन के लॉग्स होते हैं, इसके अंदर भी लॉग्स बनते हैं MySQL के अंदर। अब लॉग्स क्या होते हैं, जो भी इसके अंदर जो भी काम होगा, जो भी चेंजेस होंगे आपके डेटाबेसेस में, उसका एक लॉग बनेगा, और लॉग उठ के क्या होगा, आपके जो दूसरा वाला आपका जो सर्वर है उस पर चला जाएगा। सेम आपका जो जैसे डेटाबेस यहाँ पे है वैसे ही ये यहाँ पे अपने आप को बना लेता है, मतलब जो भी डेटा है जो यहाँ पे उसको कॉपी करके यहाँ पे सेम वैसे ही डेटाबेस बना के रख देता है। इसको एक्टिव कहेंगे, इसको पैसिव कहेंगे। हाँ, अगर ये भी सर्व कर रहा है और ये भी सर्व कर रहा है, और साथ में 2-3 सर्वर्स और हैं वो भी सब भी सर्व कर रहे हैं, तो उसको हम एक्टिव बोलेंगे। एक्टिव क्लस्टरिंग बोल लो आप, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि ये सर्वर सेंट्रिक है। सर्वर सेंट्रिक मतलब सिर्फ सर्वर पे ही इसका डेटाबेस रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जैसे कि आप हडूप का डेटाबेस है, हडूप मतलब जैसे आपका, या आप जैसे कर HBase समझ लो, या फिर जैसे फेसबुक का जो डेटा है ना, जब फेसबुक में जितने भी यूज़र्स के जो डेटा है वो कहाँ रहते हैं, बड़े बड़े डेटाबेस में रहते हैं ना। अब वो कैसे करते हैं, बात करें हम डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि सर्वर पे ना हो करके ना वो अलग अलग सिस्टम्स पे हो। अब ये कैसे, ये मतलब क्या चीज़ है, क्या टेक्नोलॉजी है, तो मैं एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा क्या है ना, ये एक मान के चलो MySQL का सर्वर है, ठीक है। इसका मैंने क्या किया, एक और क्लस्टरिंग कर दिया, मान के चलो एक और कर दिया, तो ये सर्वर्स पे ही है ना, ठीक है। इस पे मेरा डेटाबेस है, इस पे मेरा एक DB है, ठीक है। ये मेरा DB है, ये इससे क्लस्टर है, ये इससे क्लस्टर है, मान के चलो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम DB का कॉपी मिलेगा, ये मेरा DB का
सेम कॉपी मिलेगा, मतलब ये दूसरा कॉपी मिलेगा मुझे यहाँ पे। जो यूज़र है सबसे चला सकते हैं, बात अलग है, लेकिन ये डीबी कॉपी यहाँ पे भी मिलेगा, इस डीबी कॉपी यहाँ पे भी मिलेगा और इस डीबी का कॉपी भी यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो ये हो गया मेरा सर्वर सेंट्रिक। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड में थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। ये मैंने क्या किया, एक मैंने सर्वर बना दिया, ये मान के चलो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंस ये है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, DIS, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक और सर्वर है मेरा, ऐसे ही मेरा एक और सर्वर है और ये मेरा और सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, बस वो यही है कि इस पे डेटाबेस क्या होता है, फुल कॉपी होता है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर भी सेम कॉपी होगा, इसके अंदर भी सेम कॉपी होगा, इसके अंदर भी सेम कॉपी होगा। अगर यहाँ पे कोई डेटाबेस में कोई भी अपडेट आ रहा है या नया चीज़ हो रहा है तो वो अपने आप इन सब में सिंक हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको मान के चलो क्लस्टरिंग में है बोलेंगे, या हाईली अवेलेबल है बोलेंगे, या फॉल्ट टॉलरेंस है बोलेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसे नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, मान के चलो एक मैंने डेटाबेस बनाया, तो डेटाबेस को क्या करेगा, ये पता नहीं कितने टुकड़ों में काट देगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, लेकिन काम उसका थोड़ा अलग करेगा। मान के चलो आपका जो डेटाबेस है 500 MB का है, या चलो ठीक है छोटा 100 MB का मान के चलो, तो क्या करेगा वो 100 MB को बराबर बराबर टुकड़ों में मान के चलो काट दिया, मतलब 20-20 MB के 5 टुकड़ों में काट दिया। फिर वो क्या करेगा, पहला टुकड़ा को कहाँ डालेगा, इसके अंदर डाल दिया। पहले टुकड़े को, मैं सिर्फ 20 MB की बात कर रहा हूँ, ये 20 MB यहाँ पे डाल दिया, और सेम टुकड़े को वो कहाँ डाल देगा, यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। और फिर सेम कॉपी, फिर सेम वो जो 20 MB है, मतलब पहले टुकड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ये पहला टुकड़ा है, ये पहला टुकड़ा को यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया उसने। तो अब क्या हो गया, जो पहला टुकड़ा है वो आपके 3 सर्वर में आ गए। अब दूसरे टुकड़े की बारी आ गई, अब दूसरे टुकड़े को उसने उठाया, वो क्या करेगा, यहाँ पे डाल देगा, फिर यहाँ पे डाल देगा ये दूसरा टुकड़ा, फिर एक टुकड़ा यहाँ पे भी डाल देगा, मतलब वो 3-3 बार, मतलब एक जो टुकड़ा है उसको 3-3 सर्वर पे कॉपी करेगा, ठीक है। ये पूरा फुल फ्लेज नहीं बना रहा, ठीक है। अब तीसरा टुकड़ा को एक को यहाँ डालेगा, एक को यहाँ डाल देगा और एक को यहाँ डाल देगा, ठीक है। ऐसे चौथा टुकड़ा को एक यहाँ डाल देगा, एक यहाँ डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, एक मेरा यहाँ पे डाल दिया, चौथा टुकड़ा हो गया। पांचवा टुकड़ा यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया और एक आप मान के चलो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। 3-3 बार, मतलब एक जो टुकड़ा है उसको 3-3 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये काम कैसे करता है, इसका एक मास्टर सर्वर होता है, ये मेरा एक बड़ा सा मास्टर सर्वर होता है, ये जी मेरा एक मास्टर सर्वर है मान के चलो ये, ठीक है। ये मास्टर है मेरा ये मेरा मास्टर सर्वर है। ये इसका क्या काम है, इन सब जो नीचे के जो सर्वर्स हैं आपके, इनको वर्कर सर्वर्स बोलते हैं, सब मान के चलो जो वर्कर्स है। मैं ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप हडूप का जो सर्वर होता है ना, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, वो भी डेटाबेस होता है लेकिन उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे काम चलता है, एक जगह पे सब चीज़ नहीं रखते, वो अलग अलग जगह पे बांट देते हैं। मान के चलो अब ये क्या करता है, ये मेरा मास्टर सर्वर क्या करता है, इन टुकड़ों का हिसाब किताब इसी के पास रहता है। इसको ये पता है कि भाई मेरे पास एक 100 MB का डेटाबेस आया था, मैंने उसको टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे डाल दिए मैंने। अब जब भी इससे कोई सर्वर या कोई इसको कनेक्ट करके इसे पूछेगा भाई डेटाबेस कहाँ पे है मुझे बताओ, मुझे उसका जो फलाना टेबल है उसके अंदर ये जो चीज़ पड़ा हुआ है उसको मुझे दिखाओ कहाँ पे है, तो क्या करेगा, इसमें से जहाँ जहाँ पे उसको लगेगा, जहाँ पे उसको मिलेगा पहला, जो पहला मुझे उसको मतलब मिल जाएगा, वो टुकड़ा उठा के इसको, जैसे मान लो इसको यहाँ पे मिल गया भाई, जो टुकड़े हैं वो एक्चुअली में वो डेटाबेस टाइप का हो गया ना, फिर वहाँ से उसको उठा के ये आपको क्लाइंट को यहाँ पे दे देगा, ठीक है। ये हो गया। अब मान के चलो कि आपका ये सर्वर ख़राब हो गया, मान के चलो ख़राब हो गया भाई, तो आपके 1 2 3 सर्वर तो अभी पड़े हैं ना, तो टुकड़े, इसलिए तो टुकड़े को क्या किया था इसने, 3-3 सर्वर पे डाला था इसने, मतलब 3 जगह कॉपी हो बोला था। और इसी तर्ज पे आपका फॉर एग्जांपल जो हमारा AWS का S3 बकेट है ना, या S3 है, वो भी ऐसे ही चलता है। वो क्या करता है, आपका जो डेटा है ना उसको कम से कम 2 जगह तो कॉपी करता है, 2 सर्वर्स पे, अलग अलग सर्वर्स पे कॉपी करता है।
एक सर्वर ख़राब हो जाएगा, एक सर्वर पे कुछ हो जाएगा, दूसरे से वो निकाल के दे देगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसमें बस एक जो सर्वर सेंट्रिक होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में अलग अलग सर्वर्स पे आपके डेटाबेस होते हैं और उसी को जो मास्टर सर्वर है वही वहाँ से रिट्रीव करता है। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको इसको बताया है, और भी इसके अंदर और भी गहराई है, डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर बहुत गहराई है, ठीक है। और ये आजकल बहुत हॉट है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। बाकी माई एसक्यूएल जो है, या एसक्यूएल सर्वर, या पोस्टग्रे बोल रहे हैं, ओरेकल, इनके अलग सिस्टम है और ये हमेशा से चलते आ रहे हैं और हमेशा से चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड और आपका सर्वर सेंट्रिक। तो हमारा माई एसक्यूएल जो है सर्वर सेंट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा हडूप है, ठीक है। और क्या था, हम एक बार और चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड का तो हो गया, हमें समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है। कुछ हो आपको क्वेश्चन तो आप मुझे प्लीज़ मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड में और कुछ जानना है तो मैं उसके हिसाब से भी वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटा आर ईदर वन फ्रेगमेंटेड और टू रेप्लिकेटेड, ठीक है। डेटा आर स्टोर्ड इन सेवरल कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल पे ही चलता है ये, बस ये है कि ना डेटा जो फ्रेगमेंटेड होता है या रेप्लिकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा लोकलाइज्ड, डेटा इज स्टोर्ड ऑन लोकल साइट, ठीक है। डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट साइट्स एज वेल एज द लोकल साइट, ऑल्दो ईच साइट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स लोकल डेटा। मतलब जो भी अलग अलग जो आपके होते हैं ना, ये फ्रेगमेंटेड बोल रहा है, मतलब टुकड़े टुकड़े जो बताया था मैं, टुकड़े टुकड़े में बांट के, तो फ्रेगमेंटेड कह लो इसको आप। रेप्लिकेटेड हो सकता है, रेप्लिकेट भी हो सकता है। ईच साइट होल्ड्स एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अनदर साइट, एनी मॉडिफिकेशन इन वन साइट इज रिपीटेड इट एवरी साइट। मतलब रेप्लिकेटेड भी हो सकता है, कहने का मतलब एक जगह पे कहीं कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो सब में ऐसे हो जाएगा। लेवल्स ऑफ डेटा, डेटाबेस, वन और मोर टेबल्स, टेबल रिलेशन, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, फील्ड, वन और मोर कैरेक्टर, कैरेक्टर एट लीस्ट 8 बिट्स, बिट 0 और 1। तो ये लेवल्स ऑफ डेटा है। सबसे जो छोटा होता है उसको बिट कहते हैं, 0 या 1। आपको पता है मशीन लैंग्वेज समझता है ये, हमारा कंप्यूटर 0 या 1 को ही समझता है, उसको ABCD समझ नहीं आता उसको। हाँ, समझाने का तरीका अलग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप समझा सकते हो लिख लिख के, लेकिन वो समझेगा अपने ही लैंग्वेज में, ये है, ठीक है। कैरेक्टर होता है एटलीस्ट 8 बिट्स का होता है। फिर फील्ड होता है 1 और मोर कैरेक्टर, ठीक है, एक या दूसरे और ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, उसको हम फील्ड कहते हैं। रिकॉर्ड, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जो रिलेटेड फील्ड्स है ना, जैसे फील्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ, उसको हम कहेंगे रिकॉर्ड। टेबल, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऐसे जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड है ना, उसके जो कलेक्शन उसको रिकॉर्ड्स कहते हैं। और डेटाबेस किसको बोलते हैं, 1 और मोर टेबल्स, ठीक है। तो एक मतलब इसको और डिसेक्ट करके बताया गया है। एक अगर अच्छे से मतलब इसको अगर आप कहें तो थियोरिटिकल आपको समझना है तो उसके लिए। टाइप्स ऑफ डेटाबेस प्रोग्राम, जो भी डेटाबेस प्रोग्राम है, फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, तो उसी को बताया गया यहाँ पे। एडवांस डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसिंग। अब एडवांस डेटाबेस क्या बोला जा रहा है यहाँ पे एक वर्ड आता है डेटा वेयर हाउसेस का या डेटा माइनिंग का। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आजकल जो भी है तो सिर्फ डेटाबेस DBA का ही काम नहीं करते लोग, ठीक है। आजकल जो है हमारा डेटा वेयर हाउसिंग का भी काम करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, जैसे मान के चलो आपका सेल्स का डेटा है, या ऐसे आप मान के चलो एक कंपनी है, ऐसे मैं जानता हूँ, मैं उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका था। तो वो क्या करती थी, सभी अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं ना जो सेल्स करते हैं, जैसे मान के चलो आपका रिलायंस का मार्ट हो गया या बिग बाज़ार और बहुत सारे टाटा वाटा, सबका सेल्स का डेटा उसने उठा लिया। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में बस ये कि जो आप जो सेल कर रहे हो, आप चावल दाल आटा जो भी या जो भी ग्रॉसरीज के सामान है उसके अंदर होते हैं, एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है। आप बिलिंग कर रहे हैं, अपना सेल कर रहे हैं सामान, सेल का डेटा जा रहा है अकाउंट वाले के पास, अकाउंट वाला देख रहा है भाई हाँ आज इतना ही हो गया, आज इतना हो गया। इन्वेंट्री वाला जा रहा है, इन्वेंट्री वाला देख रहा है कि भाई आज मेरा इतना सामान मेरा बिक गया, इतना मेरा बाकी है, इसका स्टॉक का कमी है, इसका स्टॉक ज़्यादा है, इसको नहीं बिक रहा, इसका ज़्यादा, वो एक उसको डेटा मिल गया, ठीक है, ये इसका काम है, ये हो गया डेटाबेस। लेकिन डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, ये बड़े बड़े डेटा का, मान के चलो एक कंपनी है वो क्या करती है, डेटा वेयर हाउसिंग का काम करती है। अब डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, जितने मान के चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो हमारा सेल्स का जो डेटा है, मान के चलो कि टाटा तो नहीं करती, या मान के चलो रिलायंस भी नहीं करता, उनके खुद के, लेकिन मान के चलो कि ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, प्राइवेट स्टोर्स हैं लोगों के कई सारे, बहुत सारे उसमें
हर महीने लाखों करोड़ों का उसमें सामान बिकता है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे स्टोर्स को कांटेक्ट करती है, ठीक है, उनको कहती है आप हम हमारे को अपना सेल्स का डेटा दो। एक स्पेसिफिक वो डेटा मांगेंगे कि भाई इससे हम आपको ये सब रिपोर्ट्स बना के दे सकते हैं। अब वो क्या चीज़ है, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग का यही फ़ायदा है कि जो आपका सेल्स का जो डेटा है, या जो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको स्टोर्स के बारे में, तो वो क्या है, वो जो स्टोर है उसके डेटा को वेयर हाउसिंग वाले जो हैं वो ले लेंगे, ठीक है, जिनको डेटा वेयर हाउसिंग करते हैं ना, वो ले लेंगे उसको। अब उसको क्या करेंगे, एक जगह उसको रखेंगे, कंपाइल करेंगे, मतलब वो 3 महीने 4 महीने का या एक महीने का डेटा लेते जाएंगे और उसमें एनालिसिस करेंगे। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एक कंपनी का डेटा नहीं लेंगे, बहुत सारे कंपनी का डेटा लेते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपकी कंपनी की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर स्टोर की बात करें, तो उनका मान के चलो कोई कंपनी है, उनके आप 8-10 स्टोर्स हैं, ठीक है, तो उसको वो क्या करते हैं ना, वो डेटा वेयर हाउसिंग के लिए किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे देते हैं। अब जो डेटा वेयर हाउसिंग वाली कंपनी क्या उनका डेटा लेके उसको एनालाइज करती है कि भाई कौन सा जो सामान है सबसे अच्छा बिक रहा है, किसका क्या पोटेंशियल है। जैसे मान के चलो सीज़न के टाइम में ये सामान ज़्यादा बिकेगा, ये सामान कम बिकेगा, तो आपको इस दिन तक आपको इतने स्टॉक यहाँ पे रख लेना चाहिए। दिवाली का टाइम आ रहा है, आपको ये स्टॉक चाहिए, ये आपका टॉप मोस्ट आइटम है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है। वो ही बता सकते हैं वो कि सबसे ज़्यादा मार्जिन, मतलब अब आपको जो स्टोर है, सेल्स का जो स्टोर है, आप मतलब कोई स्टोर खो रखा है आपने ग्रोसरीज़ का, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग चल रही है, अब वहाँ पे जो सबसे टॉप का आइटम क्या बिक रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा होता है, तो ऐसे जो डेटा है ना, ये डेटा वेयर हाउसिंग वाले कंपनी ही देते हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्टली वो आपका पूरे स्टोर का एक ना ओवरव्यू दे सकते हैं, सबसे अच्छा आइटम क्या है, एक एनालिसिस करके भी बता सकते हैं कि भावी भविष्य में सबसे बेस्ट आइटम आपको क्या ज़्यादा बेचना चाहिए। भाई सीजन के हिसाब से भी बता सकते हैं कि जो अब मान के चलो उनके पास 1 साल 2 साल 3 साल का डेटा आपने दे दिया, तो उसको एनालाइज कर लेंगे वो और आपको बता देंगे कि आपका जो सीज़न बाय सीज़न कौन सा आइटम ज़्यादा बिकता है और कौन सा आइटम को आपको ज़्यादा रखना है, कौन सा आइटम है जो आपको ज़्यादा मार्जिन देता है। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स ना आपके डेटा वेयर हाउसिंग वाले लोग देते हैं, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम्स है, वेब डेटाबेस इंटीग्रेशन है। अभी एडवांस डेटाबेस के बारे में बताया गया कि डेटा वेयर हाउसिंग वगैरह होता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, जैसे मैंने बिलिंग का बताया आपको, ठीक है, कि आपके अलग अलग वहाँ पे बिलिंग के काउंटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे बिलिंग करते हैं, एक सेंट्रल सर्वर है, वहाँ पे जाके आपका डेटाबेस चला जाता है, ठीक है। ये लैन पे चलता है, बोल रहा है ओवर द लैन, ठीक है। वेब इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे मान लो आपका वेबसाइट भी होता है ना, वो भी जैसे वर्डप्रेस हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो वर्डप्रेस के बैकएंड में क्या था, डेटाबेस था ना। वर्डप्रेस में आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है, तो ये वेब इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डेटाबेस क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योरिंग डेटा इज़ वैलिड। ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए डेटा कि आप डेटा डाले जा रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर उसको करप्ट कर रहा है या ख़राब कर रहा है, डेटा को कुछ और मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको दिखना चाहिए कि डेटा इंटीग्रिटी होना ही चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा जो है ना आपका जो सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे आपका वेब ऐप है वो अलग होना चाहिए, ठीक है। आपका जो फ्रंट एंड है या कोई एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हो उससे अलग ही होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। रिपीटेशन जो होता है इनपुट डेटा का, वो अवॉइड होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला गया है या जो डीबीए वाले होते हैं उनको ही हो, किसी को भी ना हो जाए। जैसे मान के चलो आपका बैंक का डेटा है, आपका डेबिट कार्ड, अकाउंट नंबर, कितने पैसे हैं, किसी और को अगर डेटा मिल गया तो इसलिए कहा गया है डेटा मेंटेनेंस। ऐसे इस तरीके से होना चाहिए मेंटेनेंस ना, कि जो ऑप्टिमाइज हो, मतलब वो इस तरह से ऑप्टिमाइज हो या इस तरह से उसको मेंटेनेंस किया जाए कि वो स्लो ना पड़े, फास्ट चले हर चीज़ आपका, है ना। तो इसको क्या होता है, डेटाबेस को रेगुलर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग वगैरह क्या होता है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, टेम्प जो टेबल्स होते हैं उसको कैसे हटाना होता है, वो सब चीज़ें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एक टेबल को कंपेयर किया था इससे और कुछ स्टेटमेंट वगैरह सीखे थे। हमने क्या किया था ना, यहाँ पे हमारा जो हमारा टूल है, एसक्यूएल का टूल है, उसको हमने यूज़ किया था और काफ़ी कुछ हमने आज अच्छे से जाना है इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा इसमें टेबल्स वगैरह बना के इसके बारे में, मतलब जो भी हमें सिखाया, मतलब हमने जो भी प्रेजेंटेशन में सीखा था ना कि क्या इंसर्ट है, क्या वो इंटरसेक्शन है, यूनियन क्या होता है, वो सब एक बार मतलब जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल कर लेंगे, उसको समझ लेंगे क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जाएंगे कि जैसे एक सर्वर है हमारा पर, तो दूसरे सर्वर पे कैसे चलना चाहिए,
मतलब जो क्लस्टरिंग वगैरह होती है, रेप्लिकेशन वगैरह होता है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम MySQL तो हमने अभी हम देख ही रहे हैं, नेक्स्ट में हम शायद MS SQL देख लें विंडोज़ पे, या हम आगे पोस्ट भी देख लें, तो वो भी हम जानेंगे। तो आई थिंक हम आज के लिए काफ़ी अच्छा हमने समझा डेटाबेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।